your 12th standard is kinetic theory of gases. Notes I'm going to send you via PDF on the same day. Be ready with the notes. Whenever I ask for the notes, you should have a notes with you. Okay. So before going ahead with the kinetic theory of gases, first we will discuss what do you mean by kinetic theory of gases? Kinetic theory की kinetic word क्या है और इससे हम क्या associate होकर बात करने वाले हैं? See students, whatever your basic physics is there ना, that is going to repeat every time. जो basic physics आप पढ़ते हो, kinetic energy, potential energy, वो आप हर जगह पे observe करते हो. Okay, so here we are going to discuss about the molecules which are having a kinetic energy, and वो kinetic energy किस तरीके से गैस मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएटेड है या सॉलिड मॉलिक्यूल्स के साथ एसोसिएटेड है, that is what we are going to study over here. Particularly हम लोग गैसियस स्टेट पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाले हैं. अब मैम ये काइनेटिक एनर्जी आप ये क्या बोल रहे हो? व्हाट डज दिस मीन दैट क्या आप बोल रहे हो कि ठीक है हम लोग गैसेस के काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ तो बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ड ही बोल रहा है, जो चैप्टर ही बोल रहा है, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. मतलब हम गैसेस के काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ तो डिस्कस करने वाले हैं. अब बच्चों बताओ कि ये काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली किस चीज के लिए या किस चीज में रिजल्ट करता है? जब कोई पार्टिकल मोशन में रहता है. यस करेक्ट. तो जब बॉडी मोशन में होता है वी से दैट कि बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है. मतलब यहाँ पर तुम लोग इतने तो क्लियर हो गए कि हम लोग गैस मॉलिक्यूल्स के मोशन से रिलेटेड कुछ तो बात करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोशन रिलेटेड टॉपिक इन दिस चैप्टर. आर यू क्लियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अभी तक समझा मैंने क्या बोला? Yes. नाउ चैप्टर का नाम तो क्लियर हो गया कि ओके समथिंग रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी of a gas molecule we are going to discuss in this chapter. Now this chapter is important as entrance point of view as well as your theory point of view. दोनों के लिए ये चैप्टर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ ऑन द स्पॉट पढ़ते जाओगे ना चैप्टर तो चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इजी. बट अगर तुम लोगों ने चैप्टर छोड़ दिया कि ठीक है बाद में पढ़ेंगे या बाद में कर लेंगे, तो दैट इज गोइंग टू बी अ बिग वॉल फॉर यू. सो यू हैव टू बी वेरी रेडी एवरी टाइम एवरी पॉइंट. ओके नाउ before going ahead into detail of this chapter, कुछ थोड़ा सा 11th रिवाइज करते हैं. ठीक है. See when we started with, if you remember the chapter of 11th standard, thermal properties of matter. ठीक है. We started with the 11th standard thermal properties of matter. ठीक है. जिन्होंने 11th पे नहीं पढ़ा उनको ये होने की जरूरत नहीं है कि अरे हमें तो पता ही नहीं इस चैप्टर से रिलेटेड. मैं कुछ वहां से कुछ भी ऐसा नहीं बोलने वाली हूँ कि प्रीफर करो या देखो. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग वॉट एवर इज रिक्वायर्ड. सो जब हमने 11th का थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ा, वहां पे हमने टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ी थी. टेम्परेचर और हीट से रिलेटेड. ये दोनों कनेक्टेड है स्टूडेंट्स? यू एक्सेप्ट? yes. See, now even your kinetic energy is somewhat related. See, temperature is related to heat. Heat is a kind of energy only. Even your kinetic energy is somewhere related with temperature. ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो मैंने यहाँ पर रिपीट किया है. योर काइनेटिक एनर्जी इज कनेक्टेड विद द टेम्परेचर. वो बताती हूँ कैसे. लाइक एक सॉलिड पार्टिकल लो या एक गैस पार्टिकल लो. लेट्स टेक अ सॉलिड फर्स्ट. ठीक है. हाउ योर काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड विद द टेम्परेचर, आई एम टेलिंग यू दैट. सी अगर अभी मेरा ये जो बुक है, व्हेन आई एम ऑब्जर्विंग दिस बुक, देखने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि
ये बुक या कोई एक यूटेंसिल आपके हाथ में है या कोई पेन आपके हाथ में है, देखने के लिए हमको लगता है कि भाई वो रेस्ट पे है कि नहीं, मानते हो? करेक्ट है? Yes. जब आप उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के पास जाते हो, व्हेन यू गो टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टिकल्स, it is observed that these particles are continuously vibrating at their own place. अपनी ही जगह पे ये कंटिन्यूसली वाइब्रेट हो रहे होते हैं। मैम हमको फील क्यों नहीं होता? हमारा बॉडी हर सेंस को नहीं फील कर सकता क्योंकि हम इतने भी स्ट्रांग नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि लाइट वेव्स तो बहुत सारी होती है, पर तुम सारी वेव्स देख पाते हो क्या? बोलो, visible range. कैन यू सी ऑल द वेव्स? No. ओनली विजिबल रेंज यू कैन ऑब्जर्व। Yes. सो Yes. समझो, यस, समझो आपके पास एक सॉलिड है और वो सॉलिड को जब आप एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक मतलब एकदम छोटे छोटे जब उसके आप मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व करते हो, तो ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये कंटिन्यूसली वाइब्रेट हो रहे होते हैं। दे आर कंटिन्यूसली वाइब्रेटिंग। अब बच्चे मुझे बताओ कि इफ दे आर कंटिन्यूसली वाइब्रेटिंग, what kind of energy these particles are having? Kinetic energy. Kinetic energy. Yes, kinetic energy. Okay, उसके अपार्ट, अब ये मेरा ग्लास है, मैंने जब इनके छोटे 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 ग्लास के मॉलिक्यूल्स को देखा, मैं ग्लास के मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ, उसके अंदर पानी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ग्लास जिस चीज से बना है उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की बात कर रही हूँ। सो ऐसा होता है क्या कि ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होकर टूट के स्प्रेड हो जाते हैं? Does this take No. place? No. No. Still ये सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, मतलब इनके बीच में देयर इज अ बॉन्डिंग, है ना? Yes. Yes. और ये बॉन्डिंग को तोड़कर ये कहीं नहीं जा रहा है, बॉन्डिंग है और उसी बॉन्डिंग में वो उसी बॉन्डिंग में रहते हुए, अपने बॉर्डर में रहते हुए दे आर कंटिन्यूसली वाइब्रेटिंग। मतलब अगर यहाँ पर बॉन्डिंग है, सी कोई भी चीज एक दूसरे से चिपक कर रहना चाहती है क्या? बोलो, डू एनीवन No. वांट टू? No. कि ऑल द स्टूडेंट्स सिट इन अ बैच और सब लोग एक दूसरे से अपना हाथ पकड़ के रहो, क्या तुम ज्यादा देर तक ये बर्दाश्त करोगे क्या? बोलो, No. No. मतलब समथिंग इज हैपनिंग अगेंस्ट योर विल, मानते हो? Yes. कोई तो चीज ऐसी है जो तुम्हारे अगेंस्ट, अगर ये बॉन्डिंग किसी तरीके से टूट जाए तो मैं फ्री हो जाऊंगी। Yes. मतलब इस बॉन्डिंग के लिए कौन सी एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है? याद है मैंने कुछ बताया था कि जब भी विल के अगेंस्ट कहीं पर कुछ काम होता है, Potential energy. Potential energy. यस, सो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करती है। वापस से रिपीट कर रही हूँ, मोशन के लिए जब हम चलते हैं, भागते हैं, हमारे अंदर जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। जब हम कोई भी चीज किसी अगेंस्ट में कर रहे हैं, जैसे ये जो बॉन्डिंग है, हर पार्टिकल के बीच में देयर इज अ बॉन्डिंग, ठीक है? एक ग्लास बना है तो ग्लास का हर छोटा छोटा पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से एक बॉन्ड में लगा, हर दोनों पार्टिकल्स के बीच में देयर इज अ बॉन्डिंग इन बिटवीन, और वो बॉन्डिंग वो रखना नहीं चाहता। कोई भी इंसान या कोई भी चीज एक दूसरे को कंटिन्यूसली पकड़ के नहीं रखना चाहती, बट फिर भी पड़े हुए हैं, तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसके पीछे जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कोई भी काम अगर आप किसी चीज के विल के अगेंस्ट करते हो तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। तो इनके मोशन के पीछे काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है और इनके बॉन्डिंग के पीछे पोटेंशियल एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ तो क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? Yes. 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 सबको क्लियर हुआ है? जो लोग न्यू स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने 11th नहीं किया है, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। बच्चों आप लोग बोलो कि मैं नहीं समझा, प्लीज समझाओ ना। आर यू क्लियर स्टूडेंट्स? एवरीवन आई एम टॉकिंग टू, कि काइनेटिक एनर्जी मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। काइनेटिक एनर्जी इज, if there is a motion, there is a kinetic energy in the body. If there is something state that is related to potential energy of the body. अब विल के अगेंस्ट क्या होना होता है वो मैं समझाती हूँ। विल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज विल? जैसे कि समझो यहाँ पर एक डैम है। बच्चों जो बच्चे नए हैं मैं उनके लिए भी ये चीजें कंसिडर कर रही हूँ, एंड इवन आई एम कंसिडरिंग फॉर यू कि यू पीपल डोंट नो एनीथिंग, ओके, दो आई हैव टॉट यू द सेम थिंग अर्लियर, बट मैं सारी चीजें इस तरीके से लेके जाऊंगी कि एज इफ तुमको नहीं पता है कुछ भी, ठीक है? देयर इज अ डैम। अब ये नए बच्चे आंसर करेंगे, हाँ? जब डैम में जो पानी होता है वो पानी नीचे कहाँ आना चाहता है? अगर आपने डैम से किसी पानी को रोक के रखा है, आंसर स्टूडेंट्स, जब अगर आपने पानी को डैम में रोक के रखा है वो पानी कहाँ आना चाहता है? बोलो, इफ यू ओपन द डैम वो कहाँ आने की कोशिश करेगा? बोलो बच्चों, बोलो।
नीचे आने की कोशिश करो, ग्राउंड। अगेन द ओल्ड स्टूडेंट इज आंसरिंग. बच्चों जब तक तुम लोग नहीं बोलोगे, हाउ विल आई कम टू नो यू पीपल आर लिसनिंग? Anyone else apart from Shubham, Tejas? Please speak. डैम में अगर मैंने बोलो. हाँ मैम, नीचे आने की कोशिश करेगा वो ग्राउंड पे. एग्जैक्टली सो वो नीचे आने की कोशिश करेगा, बट डैम से हम उसको, डैम के जो डैम का जो वुड होता है उससे हम क्या करने की कोशिश करते हैं? उसको रोकने की कोशिश करते हैं. उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं. मतलब पानी हाँ. नीचे आना चाहता है, पर हमने उसको क्या किया है? अपोज करके रोक के रखा है. ठीक है. सो जब भी हम किसी को अपोज कर कर रोक कर रखते हैं, तो उसके अंदर मतलब वो जो चीज करना चाहता है हम उसके अगेंस्ट में उससे काम करवा रहे हैं. कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? वो आना चाहता है नीचे, पर मैंने क्या करके रखा है? मैंने उसको रोक कर रखा हुआ है. तो जब मैं किसी चीज को जो वो करना चाहती है उससे अपोज कर कर कोई काम करवाती हूँ, उस वक्त उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है. समझ रहे हो मैंने क्या बोला? हाँ मैम. समझा? यस मैम. वैसे ही ये जो ग्लास है, इसके हर एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, आपको अभी मैंने बताया कि वाइब्रेट होते हैं. ये वाइब्रेट होकर क्या करना चाहते हैं? व्हाट दे वांट टू डू? आंसर एवरीवन, व्हाट दे वांट टू डू? वाइब्रेट होकर ये क्या करना चाहते हैं? ये बाहर रिलीज बाहर होना आना चाहते हैं. चाहते हैं. बाहर आना बट इन हर मॉलिक्यूल के बीच में देयर इज अ बॉन्डिंग. Yes. इन बिटवीन एवरी मॉलिक्यूल देयर इज अ बॉन्डिंग. बाहर नहीं आ पा रहे, मतलब इस बॉन्डिंग के लिए इनके इनका इनका मन क्या है? इनकी इच्छा क्या है कि भाई ये फ्री हो जाए, बट फिर भी देयर इज अ बॉन्डिंग इन बिटवीन. और वो बॉन्डिंग कौन सी एनर्जी को रिस्पॉन्सिबल होगी? Which energy is Potential responsible energy. for that? एनर्जी. यहाँ तो क्लियर हुआ. हालांकि हम इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करने वाले हैं. हमारा पूरा फोकस, जैसे कि चैप्टर ही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हम पूरा फोकस इस पे रखने वाले हैं. पर आपको ये बात पता होनी चाहिए. You have already studied in 11th standard, but I consider that you should know everything. Okay. Now, अब ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई पार्टिकल्स, लाइक इफ इवन अगर मैं ये पेन ऑब्जर्व करूं तो मुझे लग रहा है कि भाई ये पेन जो है वो रेस्ट पे है. बट अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिक मतलब जब मैं इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल को जाकर देख रही हूँ, तो मुझे पता चल गया कि ये जो है रेस्ट पे नहीं है. इसका हर छोटा मॉलिक्यूल ऑसिलेट कर रहा है. यहाँ तक क्लियर हुआ? समझा? यस Yes. Yes. होता क्या है बच्चों, जब हाउ योर काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू टेम्परेचर. एग्जैक्टली क्या होता है जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो? तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो मॉलिक्यूल्स की, सिंपल सा फंडा है ना, तुम खुद एक्सपीरियंस करो. अगर मैंने तुम में से या किसी को भी मैंने गर्म तावे पे बिठा दिया, क्या करोगे? बैठे रहोगे शांति से? No. कूद पड़ोगे ना? करेक्ट है Yes. कि नहीं? Yes. तो मतलब तुमको अगर Yes. जैसे ही तुमको कोई गर्म चीज टच करती है, तुम्हारा मोशन एकदम फास्ट हो जाता है कि अरे रे भागना है यहाँ से. समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. तो जब Yes. चीज का टेम्परेचर बढ़ता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ना चालू हो जाती है. मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, जो अंदर मॉलिक्यूल्स जो वाइब्रेट हो रहे थे, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ये मॉलिक्यूल्स और जोर जोर से वाइब्रेट होना चालू कर देते हैं. दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ मोर एंड मोर काइनेटिक एनर्जी. पानी में आपने ये जो चीज ऑब्जर्व भी की है कि नहीं की है कि जब Yes. पानी थोड़ा गर्म होना Yes. स्टार्ट होता है, तब पानी के मॉलिक्यूल्स जोर जोर से जंप करना स्टार्ट कर देते हैं. किया है ये एक्सपीरियंस? Yes. तो आपको ये एक्सपीरियंस Yes. या लिक्विड में आपको ये एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है. सेम हैपेंस इनसाइड द सॉलिड, सेम हैपेंस विद द गैसेस. मतलब ये चीज क्लियर हुई कि कहीं ना कहीं ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये टेम्परेचर से कनेक्टेड है ना? कुछ समझे? Yes. Yes. एंड यू विल फाइंड द रिलेशन एज, आपको आगे जाके जो रिलेशन मिलेगा वो ऐसा कुछ मिलेगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का बढ़ता जाएगा. कुछ समझे मैं क्या बोली? Yes. 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 पर हर पार्टिकल का बिहेवियर थोड़ा अलग होता है. ठीक है, कुछ पार्टिकल ऐसा होता है कि भाई तुमने हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाया वो जल के पिघल के साइड हो जाता है. कुछ पार्टिकल जैसे आपके यूटेंसिल्स है वो बहुत जोर जोर से ऑसिलेट तो होंगे, पर ऐसा नहीं होगा कि अपनी बॉन्डिंग तोड़कर निकल जाए. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. तो Yes. that behavior accordingly changes.
ये रिलेशन क्लियर हुआ है आपको? Yes. 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 सबको ये पार्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है? यहाँ तक जो समझा है वो क्लियर है? ओके, सो लेट्स मूव अहेड विथ सम मोर थिंग्स। जो नए आए हुए हैं 12th स्टैंडर्ड में उनको क्लियर हुआ मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? कोई प्रॉब्लम है किसी को? ये क्लियर हुआ? एक ही रिलेशन समझाना था मुझे आपको कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे हमको जब गुस्सा आता है हम जोर जोर से भागना चालू करता है, वैसे ही मॉलिक्यूल्स का जब टेम्परेचर बढ़ता है वो जोर जोर से वाइब्रेट करना चालू करता है। होप यू आर क्लियर विद टिल दिस पॉइंट। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। ओके, लेट्स डिस्कस इन मोर डिटेल। सी स्टूडेंट्स, नाउ जिस स्टेज पे आप लोग हो वो स्टेज पे व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये तो क्लियर हो गया कि वी आर टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस। बट जिस स्टेज पे आप लोग हो यू आर एट अ क्वाइट लोअर लेवल, अभी आप बच्चे हो, जो गैस आप डिस्कस करने वाले हो दैट विल बी नॉट अ नॉर्मल गैस। नॉर्मल गैस नहीं होगी वो। अभी मैम नॉर्मल गैस क्या बोल रहे हो आप? नॉर्मल गैस का मतलब होता है कि जो गैस आप आजू बाजू में एक्सपीरियंस करते हो, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो मैम हम कौन सी गैसेस के बारे में बात करेंगे? वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम लोग पर्टिकुलरली लेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आइडियल गैसेस एवरी टाइम। ये कुछ पढ़ा है 11th में? किसी को कुछ याद है Yes. आइडियल गैस से रिलेटेड? Yes. Yes. अब मैम ये नॉर्मल गैस और आइडियल गैस ही क्या है? सी, आइडियल गैस जैसा कुछ कभी एग्जिस्ट नहीं करता, ये बात समझ जाओ। यू कैन नॉट मेक आइडियल गैस। अभी आइडियल गैस क्या है मैम? आइडियल गैस एक ऐसी चीज है जो हमने अपने एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन के लिए एज्यूम की है। मतलब जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे नॉर्मल गैस के साथ, वी वर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम। हम जब फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं और जब हम छोटे होते हैं, हम बड़े साइंटिस्ट नहीं होते, तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं नॉर्मल गैस के साथ, देयर आर सम प्रॉब्लम्स व्हिच अराइज। तो हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं इग्नोर दिस प्रॉब्लम्स। दो वो प्रॉब्लम्स वहां पर है, पर हम बोलते हैं यार इग्नोर करो। और जब तुम इन प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हो, यू से दैट द गैस इज एन आइडियल गैस। कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ समझा? Yes. 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 जैसे कि Yes. अगर आपको किसी के साथ फ्रेंडशिप रखनी है, ठीक है, आपको किसी पर्सन को जानना है, तो व्हाट यू डू? अगर वो छोटी मोटी मिस्टेक कर रहा है और प्रॉब्लम आ रही है, तो व्हाट यू सिंपली डू? क्या करते हो? अगर छोटी छोटी मिस्टेक्स को, जो भी आप उसको इग्नोर करते हो, और उसको इग्नोर करने के बाद बोलते हो हाँ यार ये आइडियल पर्सन है। कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? सच में वो आइडियल है क्या? सच में No. एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। बट हम क्या करते हैं, चीजों को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, और जो उसकी छोटी छोटी मिस्टेक्स है उसको इग्नोर करके उसको आइडियल बनाते हैं, है ना? अदरवाइज आइडियल जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता इस वर्ल्ड में। सो वी आर गोइंग टू सिंपली कंसिडर एवरी टाइम आइडियल गैस, और ये एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए ही कंसिडर किया जाता है, ये सच में एग्जिस्ट करता नहीं है, ठीक है? सो जब नॉर्मल गैस के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया गया तो कुछ प्रॉब्लम्स आई सामने। उन प्रॉब्लम्स को बोला गया कि ओके इग्नोर दिस प्रॉब्लम, इग्नोर दिस प्रॉब्लम, इग्नोर दिस प्रॉब्लम। तो लोगों ने बोला कि अगर तुम प्रॉब्लम्स इग्नोर कर दोगे तो वो तो नॉर्मल गैस रह ही नहीं गया। तो लोगों ने क्या बोला कि ठीक है, हम अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिंस ये सारी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहे हैं, हम इस गैस को आइडियल गैस मानेंगे। अब मैम क्वेश्चन ये आता है कि व्हेन यू आर सेइंग कि वी आर डिस्कसिंग एन आइडियल गैस, क्या इसका बिहेवियर और इसका बिहेवियर सेम होगा? यस बच्चों, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला है। मतलब अगर आप कुछ एक्सपेरिमेंट इसके साथ कर रहे हो ना, ऑलमोस्ट सेम बिहेवियर इसके साथ देखने के लिए मिला है। मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा। जो वेरिएशन मिलेगा उस 12th स्टैंडर्ड में थोड़ा हायर फिजिक्स, हायर केमिस्ट्री पढ़ोगे, वहां पर वो आपको वो सारी चीजें समझाते चले जाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड नॉर्मल गैस। नॉर्मल गैस और आइडियल गैस में क्या डिफरेंस है और कितना चेंजेस देखने के लिए मिलता है। तो जब तक हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सिंपली हम लोग उसकी जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको इग्नोर करके आइडियल गैस के साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए निकलेंगे। समझा यहाँ तक सबको? Yes. Yes. Gas is known as actually real gas, जो आपके आजू बाजू में प्रेजेंट है, और आइडियल गैस इज समथिंग जिसके साथ हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्लियर हुआ व्हाट आई सेड? Yes. 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 ओके, नाउ हाउ विल यू डिफाइन एन आइडियल गैस? आइडियल गैस को डिफाइन कैसे करोगे? हाउ विल यू डिफाइन एन आइडियल गैस?
लोगों ने बोला कि भाई ठीक है, तुम मुझे आइडियल गैस डिफाइन करके दो। कैसे डिफाइन करोगे? Which obey याद है Paul's law and Charles' laws, all the range of temperature and pressure. Yes, there is something called as, there are 3 laws that we are going to discuss. अगर वो तीनों लॉ को आपका गैस फॉलो करता है प्रॉपरली, आइडियल गैस, हम किसी गैस को कब आइडियल गैस बोलते हैं? देयर आर 3 लॉज। द लॉज आर, मैं इनके बारे में, इन लॉज के बारे में आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, डोंट वरी। व्हेन वी से सम गैस इज एन आइडियल गैस इज, पहली बात देखो, आइडियल गैस किस गैस को बोलते हैं इसके बारे में सिर्फ लॉज से रिलेटेड बात करना ठीक नहीं है, कुछ और भी बातें हैं जो जानना जरूरी है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि पर्टिकुलरली किसी भी गैस को आइडियल गैस बोलने के पीछे 2 कंडीशंस होने चाहिए। देयर शुड बी, सी व्हाटएवर आई एम टीचिंग, मैं सिर्फ थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू लेकर नहीं चल रही हूँ, मैं एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू लेकर भी चल रही हूँ, तो थोड़ा सा डिटेल में जा रही हूँ पढ़ाते वक्त। जब आप किसी चीज को, किसी गैस को, प्लीज स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब मैं किसी गैस को रियल गैस ना बोलकर आइडियल गैस बोल रही हूँ, तो देयर आर 2 कंडीशंस दैट शुड बी फॉलोड। जो गैस लॉज है वो तो हम आगे आने ही वाले हैं। देयर आर सम गैस लॉज जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल स्टडी करने वाले हैं, बट उसके पहले 2 कंडीशंस हैं जो आइडियल गैस फॉलो होने के लिए होना चाहिए। वो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, सिर्फ छोटा सा पार्ट बताऊंगी। पहला कंडीशन जो आइडियल गैस, किसी गैस को आइडियल गैस बनने के लिए होना चाहिए, वो ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, गैस मॉलिक्यूल्स, जो उनके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका वॉल्यूम इग्नोर करना है हमको। इट शुड नॉट हैव वॉल्यूम। ये बात मैंने बहुत बड़ी बोली है। जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना छोटे छोटे, उनका वॉल्यूम हमको कंसीडर नहीं करना है। वी एज्यूम दैट इट्स मॉलिक्यूल इज, द वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। मतलब एक कंटेनर है, उसके अंदर मैंने आइडियल गैस ले लिया, तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये एक सिंगल मॉलिक्यूल, इसके वॉल्यूम को हम कंसीडर नहीं करेंगे। और जब भी हमको कोई बोलता है वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो सिंपली क्या करना है, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ले लेना है, कि वॉल्यूम ऑफ द गैस मतलब वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। ये एक एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम को हम नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। देन वी से दैट अ गैस इज एन आइडियल गैस। कुछ समझा मैं क्या बोली? कुछ समझा व्हाट आई सेड? Yes. फिर से बोल, ध्यान से सुनो। पहला कंडीशन, व्हेन आई एम सेइंग गैस इज एन आइडियल गैस, जब मैं गैस को रियल गैसेस जो गैस आपके आजू बाजू प्रेजेंट है, आइडियल गैस जो आप एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, जब आप किसी गैस को आइडियल गैस के नाम से बोल रहे हो कि ओके मैं जो गैस कंसिडर कर रहा हूँ वो आइडियल है, तो क्या कंडीशंस होगी कि आप उसको आइडियल बोलोगे? गैस लॉ फॉलो करना चाहिए, वो तो हम डिस्कस करेंगे फर्दर, बट उससे पहले 2 बेसिक्स कंडीशन है जो उसको फॉलो करना चाहिए। पहला कंडीशन ये है कि गैस का जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स है ना, दिस मॉलिक्यूल्स, इनका वॉल्यूम शुड बी, नेग्लिजिबल। मतलब ऑलमोस्ट वी कंसीडर देम एज जीरो ओनली। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. मतलब इनके मॉलिक्यूल्स का खुद का कोई वॉल्यूम नहीं है। दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर हैविंग एन आइडियल गैस। ऐसा हो सकता है क्या बच्चों? कैन दिस थिंग्स टेक्स प्लेस? No. ऐसा No. नहीं हो सकता। इसीलिए तो मैंने आपको बोला कि आइडियल गैस जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, पर हमने एक्सपेरिमेंट के लिए ये चीज कंसीडर की है। ठीक है। दूसरा कंडीशन, देयर शुड बी नो bonding or force between two molecules। कुछ बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, ध्यान से समझो। मतलब ये जो 2 मॉलिक्यूल्स है ना,
ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं होनी चाहिए। बॉन्डिंग नहीं है इनके बीच में, मतलब कौन सी एनर्जी इनके बीच में नहीं है, बोलो। पोटेंशियल एनर्जी। Potential एनर्जी। मतलब आइडियल गैस के पास, ये एमसीक्यू आता है जेई में, आइडियल गैस के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। रियल गैसेस जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनके बीच में बिल्कुल अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता, होता है। भले वो कितने भी दूर दूर स्प्रेड हो जाए, बट स्टिल मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ी बहुत हल्की बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, ठीक है। बट कोई बॉन्डिंग बीच में नहीं होती। यस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता इनके बीच में। दे डोंट, मतलब इस मॉलिक्यूल्स के कोई इस मॉलिक्यूल से कोई मतलब नहीं है, इस मॉलिक्यूल को इस मॉलिक्यूल से कोई मतलब नहीं है। मतलब इनके बीच में दे आर टोटली फ्री, एंड दे आर टोटली फ्री, बीच में बॉन्डिंग ही नहीं है। तो बॉन्डिंग नहीं है तो कौन सी एनर्जी नहीं है? पोटेंशियल एनर्जी। Potential energy. पोटेंशियल। मतलब हर मॉलिक्यूल, अगर आपको किसी ने बोला कि भाई आइडियल गैस है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, सीधा आंसर क्या आना चाहिए? व्हाट शुड बी द आंसर? काइनेटिक एनर्जी। Kinetic. Kinetic. उसके पास सिर्फ Kinetic काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बिल्कुल बॉन्डिंग होती नहीं है। नहीं है। कुछ क्लियर हुआ यहाँ तक? यस। Yes. कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? No. नो। आई एम रिपीटिंग द No. थिंग्स। No. सबसे पहली चीज हमने पढ़ी, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर से कनेक्टेड है। टेम्परेचर बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बोलो? टेम्परेचर बढ़ेगा। बढ़ाओगे, बढ़ेगा। बढ़ेगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई जब हम गैसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, हम रियल गैसेस को लेकर बात नहीं करेंगे। रियल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो हमारे आजू बाजू में एग्जिस्ट करती हैं। हम आइडियल गैस को लेकर बात करेंगे। आइडियल गैस, जब मैं बोल रही हूँ कि मैं आइडियल गैस को लेकर बात कर रही हूँ, तो आइडियल गैस होने के लिए दो कंडीशंस होना जरूरी है, गैस लॉ के अपार्ट। पहला कंडीशन, उसके खुद के मॉलिक्यूल्स के पास वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या था? दूसरा कंडीशन बोलो, व्हाट वाज द सेकंड कंडीशन? इंटरमॉलिक्यूलर Intermolecular. फोर्स नहीं रहना चाहिए। यस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? पक्का? कुछ ऐसा है जो तुमको ऐसा लगा हो कि मिस थोड़ा फास्ट गया है या नहीं समझ में आया है तो पूछो। खुशी, आर यू देयर इन द बैच? Yes, ma'am. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच? Yes. कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक? सब कुछ क्लियर है? Yes. ओके, व्हाट अबाउट अदर पीपल? Yes. Sharon, Yes, ma'am. Anjali is the new admission, I think so. Anjali, are you there? Yes, ma'am. Are you understanding what I'm trying to teach? Yes, ma'am. Okay, students, is the speed okay with you? कोई स्पीड में Yes. प्रॉब्लम? यस। यस। Yes. ठीक है, आगे बढ़े। Should we move ahead? यस। Yes. Yes. अभी तक I am just introducing you with the chapter. मैंने अभी तक चैप्टर की डिटेल में मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जस्ट आपको जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है ना, मैं वो आपको वो बताते हुए चल रही हूँ कि ठीक है, मुझे 11 से ये सारी चीजें जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं इसीलिए आपका पहले बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर कर रही हूँ, एंड देन वी विल एंटर इनटू द चैप्टर। ओके, नेक्स्ट इज, ये दो कंडीशन तो क्लियर हो गया कि भाई ठीक है, पहले आइडियल गैस बोलने के लिए ये दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो वी से दैट ओके, इट इज एन आइडियल गैस। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस गैस लॉ। व्हाट इज दिस गैस लॉ? अब क्या होता है बच्चों, पता है क्या? आइडियल गैस का, जैसे कि देखो, जब आपके सामने कोई एक पर्सन आकर खड़ा हुआ, देयर इज वन पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। मेरा ड्राइंग से साथ मत जाओ प्लीज। एक पर्सन आकर खड़ा हुआ, अगर आपको बताना होगा कि ये पर्सन अच्छा है या बुरा है, या पर्सन का स्टेट क्या है, स्टेट मतलब उसकी कंडीशन, तो आप बोलोगे ओके वो सांवला है, उसका नेचर अच्छा है, झूठ नहीं बोलता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? समझा? Yes. स्टेट का मतलब होता है उसका कंडीशन, या वो उस वक्त कैसा दिखता है, उसका क्या बिहेवियर है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? समझा? Yes. Yes. कैसा दिखता है, उसको जल्दी गुस्सा आता है या लेट गुस्सा आता है, वो झूठ बोलता है कि नहीं बोलता है, वो कैसे कपड़े पहनता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझा? सो दिस इज कॉल्ड अ स्टेट। स्टेट मतलब उसका कंडीशन बोल सकते हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो। तो वैसे ही आइडियल गैस के कैरेक्टरिस्टिक को बताने के लिए
आइडियल गैस के बिहेवियर को बताने के लिए एक स्टेट ऑफ इक्वेशन यूज किया जाता है। किसी को पता है वो स्टेट ऑफ इक्वेशन क्या है? Ideal gas equation. PV equal to nRT. Yes, the equation is PV is equals to nRT. ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें P जो है, P क्या है बच्चों? What is P here? Pressure. Pressure here. V is what? Volume. Volume. ठीक है, जो लोग नए हैं कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैम ये कहाँ से आ गया। ये एक इक्वेशन है, हम वो प्रूफ करेंगे आगे कि ये कहाँ से आया, जिसमें P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N Number of moles. N number of moles है, R gas constant and T is Temperature. temperature. तो हम इस इक्वेशन के हेल्प से गैस की कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो गैस किसी एक टेम्परेचर पे या किसी एक प्रेशर पे कैसा बिहेव कर रहा है, वो ये इक्वेशन हमको बताता है। जैसे हम इसका कंडीशन के लिए हम इसके बालों का कलर, फेस का कलर, कपड़े का कलर, उसका नेचर डिसाइड कर रहे हैं, वैसे ही इस गैस के कैरेक्टरिस्टिक को समझाने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। समझे? ये इक्वेशन कैसे आया, कहाँ से आया, इसका क्या मीनिंग है, वो सब मैं आगे डिस्कस करूंगी। फिलहाल ये इक्वेशन समझो। दिस इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन में PV, P is pressure, V is volume, N is mole, R is gas constant and T is temperature. यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? समझा? Yes. ओके। ये इक्वेशन है ना आपके लिए ना एक जादू की तरह काम करने वाला है। अभी भले आपको थोड़ा सा नया लगेगा, बट आगे जब आपको फील होगा ना क्योंकि ये इक्वेशन यूज करके आंसर आ रहा है, तो यू विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि ये फिजिक्स का सबसे इजिएस्ट और सबसे प्यारा इक्वेशन है। ये जब ये आपको बोल देता है ना क्योंकि दिस गैस इज एन आइडियल गैस, तो आपके सीधा दिमाग में PV इज इक्वल्स टू nRT गोल गोल घूमना चालू कर देता है। अरे हाँ, आइडियल गैस है मतलब PV इज इक्वल्स टू nRT लगेगा, और PV इज इक्वल्स टू nRT ही इस गैस की सारी बातें समझा कर दे देगा। सबसे बड़ी बात, ये अकेला इक्वेशन आइडियल गैस के सारे बिहेवियर को समझा देता है। अब ये आया कैसे और बना कैसे? When they started discussing about ideal gas, जो सेकेंड पार्ट हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, that was gas law. The first gas law that we are going to discuss is Boyle's law. Okay? इसको याद कैसे रखोगे? बॉइल्स है ना, जब कोई चीज बॉइल होती है तो क्या दिमाग में आता है सीधा? Temperature. यस, जब कोई चीज बॉइल्स, उसके नाम से ही वही समझ में आ रहा है कि बंदा टेम्परेचर के साथ कुछ तो करने वाला है। बॉयल्स लॉ, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, उसका सरनेम है, जैसे याद करने के लिए एक तरीका बता दिया आपको। सो बॉयल्स लॉ में बॉयल्स ने क्या किया, ही केप्ट द टेम्परेचर कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट रखा बॉयल्स ने? बोलो। टेम्परेचर। बोलो, क्या कांस्टेंट रखा? अगेन रिपीट एवरीवन, क्या कांस्टेंट रखा? Temperature. क्या कांस्टेंट रखा? बॉयल्स ने क्या कांस्टेंट रखा था? टेम्परेचर। When he kept the temperature constant and what he observed, उसने क्या ऑब्जर्व किया? He observed that volume was inversely proportional to pressure of the gas. जब उसने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा तो उसने ये देखा कि गैस का जो वॉल्यूम है ना, सी बच्चों, मैं जब गैस का वॉल्यूम बोल रही हूँ तो मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, मैं एक एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रही हूँ, ये क्लियर है ना? वॉल्यूम ऑफ द टोटल गैस की बात कर रही हूँ मैं, समझे? एक एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रही हूँ। सो व्हाट बॉयल्स ऑब्जर्व, बॉयल्स ने बोला कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, क्या किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? बोलो। Volume. Pressure. फिर से रिपीट करो। बॉयल्स लॉ ने क्या बोला? जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, क्या किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? रिपीट बोलो। Proportional to pressure. अगेन रिपीट, व्हाट रिलेशन दैट बॉयल गिव? क्या बोला उसने? रिपीट करो। Pressure. एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिमाग में आ जाना चाहिए भाई, बॉयल है, बॉयल मतलब टेम्परेचर। जब
टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम प्रेशर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, बोलो। कम होगा। कम होगा। ये बात तुम भी जानो ना, तुम खुद अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हो ना, कि अगर समझो तुम लोगों को मैंने एक छोटे से रूम में सबको बिठा दिया, एक छोटे से रूम में मैंने 90 लोगों को बिठा दिया, और वॉल्यूम एकदम छोटा रखा है। वॉल्यूम मतलब रूम का जो साइज है। तुम लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं होगा क्या तुम लोगों का एक दूसरे का? यस होगा। यस होगा कि नहीं होगा? बट जैसे ही मैंने वॉल्यूम थोड़ा बड़ा कर दिया, अभी रूम एकदम बड़ा कर दिया, अभी भी उतना ही प्रेशर होगा क्या? नो कम नो होगा। अभी भी होगा एकदम चिपक चिपक के बैठोगे क्या? वॉल्यूम बढ़ मतलब No. जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे, क्या एक्सपीरियंस करोगे? प्रेशर क्या होता जाएगा? प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा। ठीक है, ये तो जस्ट एक समझने के लिए एग्जांपल था। सो व्हाट ही एक्सपीरियंस दैट इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये क्लियर है सबको? यस। यस अभी तो मैंने जस्ट एक हिंट दिया है कि बॉयज लॉ क्या होता है। इसके बारे में और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी जब मैं आपको पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी प्रूफ करके दूंगी। उसके बाद कुछ और डिटेलिंग इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट गैस लॉ दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज चार्ल्स लॉ। अभी इसके नाम से कुछ नहीं पता चलता। चार्ल्स लॉ, इन चार्ल्स लॉ प्रेशर इज कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है बोलो? क्या constant है? प्रेशर। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है बोलो? रिपीट इट। प्रेशर प्रेशर। क्या कांस्टेंट है बोलो? अगेन रिपीट। प्रेशर। Pressure. और when he observed that in Charles' law pressure is constant, he experienced that volume is directly proportional to temperature. पहले वाले में क्या था देखो जरा, क्या कांस्टेंट था? टेम्परेचर टेम्परेचर कांस्टेंट। और क्या रिलेशन दिया था उसने, बताओ? वॉल्यूम इज Volume प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब चार्ल्स लॉ में उसने क्या कांस्टेंट लिया? प्रेशर। और क्या रिलेशन दिया? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये भी एक्सपीरियंस किया है। कभी पानी गर्म करो, जब आप पानी गर्म करते हो या दूध गर्म करते हो, कभी देखा है उसको, दूध को ऊपर आते हुए? जैसे जैसे उसका Yes. टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वो ऊपर की तरफ आता है यस। ना? Yes. So this is also experience. The next law is Gay-Lussac law. अब तुम ही बताओ, टेम्परेचर एक बार कांस्टेंट हो गया, प्रेशर एक बार कांस्टेंट हो गया, अब क्या वॉल्यूम कांस्टेंट? कांस्टेंट। वॉल्यूम और प्रेशर इज टेम्परेचर। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यस। सो यहाँ पर वॉल्यूम इज कांस्टेंट and the relation experience is pressure is directly proportional to temperature. अब ये रिलेशन तो तुम खुद वापस एक्सपीरियंस करते हो। मेरा चैप्टर पढ़ने का प्रेशर तुमको ज्यादा होगा, है ना? क्योंकि मानसी मैम का टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, मानते हो कि नहीं? हाँ या ना? यस। स्ट्रिक्ट होते हैं, जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, उनका प्रेशर होता है ना, आपको नहीं भाई पढ़ के जाना है। अब बिल्कुल ही टेंशन ना लो, वो तो बात अलग है, बट क्लास में होते तो लेना ही पड़ता। सो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, प्रेशर, बताओ प्रेशर क्या होता जाता है? बढ़ता है। इंक्रीज होता जाता है। प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। सो ये तीनों रिलेशंस आपको क्लियर हुए? Yes. यस। फिर से सिंपल एग्जांपल में ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देख बच्चा, तुमने वॉल्यूम कांस्टेंट रख दिया। लेट्स टेक अ केमिस्ट्री एग्जांपल। ये कंटेनर है, हाँ, इसको मैंने ढक दिया। ये आप एक्सपीरियंस करते हो, प्रेशर कुकर आपका इसी फंडे पे काम करता है। मैं ये आगे एक्सप्लेन करने वाली थी, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तुमने इसको ढक दिया, इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है ये प्रेशर से पकते हैं। फिर जब इसको आप हीट कर रहे हो, आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, अब ये बढ़ नहीं पा रहे, दे आर नॉट एबल टू एक्सपांड। तो क्या होता है, इनके बीच का प्रेशर बढ़ता जाता है, इनके बॉन्डिंग के बीच का जो प्रेशर है ये बढ़ता जाता है, क्योंकि ये बहुत जोर जोर से वाइब्रेट करते हैं। दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद मोर एंड मोर एनर्जी, और ये एक दूसरे को जोर जोर से स्ट्राइक करते हैं। जब आप जोर जोर से कंटिन्यूसली किसी चीज को स्ट्राइक करो तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। इंक्रीज होगा। प्रेशर कुकर में ये फंडा प्रेशर कुकर में काम करता है।
मम्मी को एज आई ऑलवेज सजेस्ट एंड आई ऑलवेज बिलीव, मम्मी को हमसे ज्यादा फिजिक्स आती है। मम्मी बोलती है ना, अरे खाना पकाना है तो उसको ढक दो, बोलती है कि नहीं बोलती है? हाँ या ना? मतलब Yes. मम्मी सिंपली क्या करने की कोशिश करती है, मम्मी बोलती है उसका वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो बच्चों, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ के खाना पक जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? समझा? योर Yes. मॉम नोज मोर फिजिक्स देन यू, कीप इट इन माइंड। बस उनको वो टर्म्स में नहीं पता होता। उनको बोलती है अगर तुमको जल्दी जल्दी कुछ बनाना है तो मम्मी बोलती है अरे कुकर में बना दो फटाफट पक जाएगा, बोलती है कि नहीं बोलती है? हाँ या ना? मतलब मॉम Yes, अबाउट दिस। yes. मॉम को गेल यूसेक लॉ के बारे में पता है। बस सिंपल फंडा ये है कि गेल यूसेक ने उसको पेपर पे लिख के दे दिया, सो नाउ ही इज एन साइंटिस्ट। हमारी मम्मी लोग रोज उससे खाना बनाती है, इसलिए अवर मम्मी इज बीइंग एट होम। अदरवाइज हमारी मम्मी को पहले से पता था भाई ऐसा होता है, चीजों को ढक दो जल्दी पक जाएंगे। कुछ समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? समझा? Yes. Yes. ठीक है। ठीक है। हम लोगों ने 3 रिलेशंस देख लिए। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। एवोगैड्रो लॉ भी बताओ ना। क्या हुआ बच्चा? एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ ये बोलता है कि, ठीक है ये कंप्लीट करके बताओ। यस मिस। Pressure is inversely proportional to volume, T is constant. Pressure is directly proportional to temperature, what is constant? Volume. V is Volume. constant. And और क्या था? Volume. Pressure is Volume directly proportional to volume is directly temperature. proportional to Temperature. Temperature. Pressure is constant. constant. ये तीनों लॉ क्लियर हुए सबको? पहला Yes. लॉ बॉस, पहले लॉ का नाम क्या है बताओ? Boyle's First law. law. Boyle's law. दूसरे लॉ का नाम क्या है? Gay-Lussac's law. ओके। सेकेंड वन इज गेलियोसेक। मैंने थोड़ा सा उल्टा सीधा लिख लिया तो तुम लोग कंफ्यूज नहीं होने का। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब गेलियोसेक लॉ, प्रेशर कांस्टेंट मतलब चार्ल्स लॉ। Charles. Charles law. ठीक है। सो इन रिलेशंस को जब मैंने कंबाइन किया तो व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड दैट PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। देखो जरा, करेक्ट है? Yes. Yes. तो आई कैन से कि PV by T will be equal to some constant। मानते हो? Yes. Yes. मतलब P1 V1 by T1, मैंने जस्ट ये T नीचे लिया है और ये T नीचे लिया है तो ऑफकोर्स यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 इज अ कांस्टेंट नो। अगर मैं इक्वल टू का साइन नहीं ले रही हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ले रही हूँ, तो इक्वल टू आएगा तो कुछ और वैल्यू आएगी वहां पे। सो P1 V1 by T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 by T2। ये रिलेशन क्लियर है? Yes. PV is directly proportional to T। T को मैंने नीचे ले लिया, PV by T is equals to constant। अच्छा, ये constant क्यों आया आपको पता है क्या? हम लोग जब proportionality साइन हटाते हैं हम लोग बोलते हैं ना PV is equals to constant of proportionality multiply by T। ये T नीचे ले लिया तो PV is equals PV by T सिर्फ सामने क्या रह जाएगा? Constant. Constant. ये किया है कि नहीं किया है बच्चों? Yes. PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम इक्वल टू और कुछ एक कांस्टेंट बोलते हैं, उस कांस्टेंट को हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं। याद है कुछ किया है Yes. ऐसा? Yes. T नीचे आ गया तो PV by T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया, है ना? और ये कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब आप A1 की वैल्यू लो और एक T1 की वैल्यू लो, फिर आप एक P2 V2 पे T2 की वैल्यू लो। आपको क्या एक्सपीरियंस होगा कि अगर जब आप P1 V1 by T1 और P2 V2 by T2 करते हो सेम गैस के लिए तो आपको हमेशा वैल्यू क्या आती है? इट विल बी ऑलवेज अ Same. कांस्टेंट वैल्यू। Constant value. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? समझो what I said? Yes. Yes. Okay, so that equation is given by, देखा PV is directly proportional to T, so proportionality का साइन हटाते हैं and it will become PV is equals to nRT, whereas ये proportionality का साइन हटाकर n is number of mole, ये जो कांस्टेंट आया ना वो ये R है। ठीक है, थोड़ा सा स्टेप वाइज जाते हो। let's go ahead step wise। PV is directly proportional to T। इस proportionality का जब साइन हटाते हो आप तो PV is equals to
RT, ये जो कांस्टेंट की बात चल रही थी वो कौन सा कांस्टेंट है? वो कौन सा R. कांस्टेंट है? R. Gas constant. बोलो। Gas R. constant. देखो हमने बोला ना PV is directly proportional to T. So PV is equals to constant into T. ये जो कांस्टेंट है ये कौन सा कांस्टेंट है? इसी कांस्टेंट को हम R बोलते हैं। और ये R Yes. कौन सा कांस्टेंट है? इसका नाम क्या है? मैंने ऊपर बताया Gas था। What is the constant. name? Gas constant. Called gas constant. ठीक है? So you got the equation as PV is equals to RT. अब ये Yes. तो 1 एक mole मोल गैस के लिए हो गया। अगर n मोल्स के लिए चाहिए, बहुत सारे गैसेस के लिए चाहिए, तो ये Multiply by इक्वेशन n. becomes PV is equals to, NRT. NRT. और ये कौन सा इक्वेशन है? बोलो इस इक्वेशन को Ideal क्या नाम gas देते हैं? Ideal gas. Ideal gas. equation. This is called ideal gas equation. So R is known as gas constant, N is known as number of moles. अगर ज्यादा मोल्स के लिए निकालना है, T is known as temperature, P is known as pressure, and V is known as volume. ये समझा है सबको? Yes. Yes. यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई Yes. प्रॉब्लम है यहाँ तक? Yes. बोलो। ठीक है, अब शुभम ने जो पूछा है वो बताती हूँ कि what he was asking for. He was asking for Avogadro's number और Avogadro's law. Avogadro law क्या बोलता है कि when you take one molecule of a gas, for example, if I say N2, what is the molecular mass of N2? Atomic mass क्या है? 14. 14 आएगा। गधो, N2 is an diatomic molecule. 28. 28. You should always be clear with this. When I am talking about diatomic, single mass नहीं बताने का मुझे, ठीक है? ये आपको एक्सपेरिमेंट्स में भी ध्यान देना है. If they are saying diatomic, दिमाग में सेट कर लो कि 14 लेके दिमाग में नहीं जलाना है. डायटोमिक मतलब दो एग्जिस्ट करते हैं हमेशा, वो सिंगल एग्जिस्ट ही नहीं करते कि आप 14 के साथ काम करो. सो N2 is 28 grams. तो एवोगैड्रो ने क्या बोला कि आपका 28 grams में you will have 1 mole of substance और 1 mole of nitrogen, या फिर 28 grams will have 6.022 into 10 raised to 23 atoms. मतलब 28 ग्राम के अंदर आप 28 ग्राम को 1 मोल कंसिडर करते हो और उस 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं टोटल? 6.022 to 10 raised to 23. Let's talk about helium. Helium का एटॉमिक मास कितना है? 4 4. सर्च करके देख लो, मोबाइल आपके पास है, गूगल आपके पास है, निकाल के बताओ मुझे. जल्दी करो. एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, डू इट फास्ट. मिला? 4 है? 4 grams. He Yes. said 1 mole of helium is 4 grams. और इस 4 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 6.022 into 10 raised to 23. grams. एटम्स. अब मैम यहाँ पे 28 ग्राम्स था तो भी यू आर सेइंग 6.022 into 10 raised to 23 एटम्स, और यहाँ पे ये सिर्फ 4 ग्राम है तो भी यू आर सेइंग इट इज 6.022 into 10 raised to 23 एटम्स. सी बच्चों, it depends on the size. Then 4 gram 6.022 atoms and 28 gram 6.022 atoms. So size of the molecule, size of single atom varies. समझे कुछ क्या बोली मैं? So आप उसका जो भी मॉलिक्यूलर मास होता है, जो भी उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, बच्चों ये याद रखना है कि डायटोमिक है तो 2 का मास लोगे, वो उसका 1 मोल होता है एंड उसके अंदर 6.022 into 10 raised to 23 atoms होते हैं. This is what Avogadro's law explains. कुछ समझे? Yes. अगर मैंने आपको बोला O2 बताओ, तो O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना कंसीडर करोगे? 32. 32. 32 grams. समझ में आया सबको ये बात?
क्योंकि ये Yes, डायटोमिक है। yes. सिंगल का इसका 16 होता है, बट डायटोमिक है तो Yes. 16 लेके काम कभी नहीं करना है, हमको हमेशा क्या लेके काम करना है? 32. 32 ग्राम। आर यू क्लियर टिल हियर? यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लो, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर। किसी को कुछ प्रॉब्लम है बच्चों? बोलो। Speed was okay for you? Should I move ahead with this speed only? Yes. Say yes or no. Yes. ठीक है। कंसेप्चुअली चीजें समझ में आ रही है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या करने वाले हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है। So we will stop here. Okay. We'll meet for the next lecture. Bye. Take care.